3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल की एक फैक्ट्री से अचानक 40 टन जहरीली गैस वो लीक हो जाती है और सुबह होने तक पूरा भोपाल एक जहरीले गैस चैम्बर में बदल जाता है। चारों तरफ मरे हुए लोगों के तस्वीरों से भारत में हल्ला मच जाता है। आज़ादी के बाद रोजगार का सपना देख रही जनता के लिए ये इंसिडेंट वो बहुत ही भयानक होता है। अब एक ही रात में 3000 से ज़्यादा बेकसूर लोग हैं वो मारे जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये जो आंकड़ा है वो 15 से 20,000 के पार पहुंच जाता है। अब इस इंसिडेंट में आदमी, औरतें, बच्चे, जानवर, सब के सब जितने भी लोग होते हैं जो कि इस गैस के कांटेक्ट में आए होते हैं वो मैक्सिमम लोग मारे जाते हैं। और जो लोग इस गैस से बच भी जाते हैं वो लोग कई बीमारियों के साथ में जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाते हैं। ये जो इंसिडेंट था वो भोपाल के लिए लोगों पर न केवल गहरा जख्म छोड़ देता है बल्कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। अब इसमें सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर में इन सबका जिम्मेदार कौन था और आखिर कैसे भोपाल शहर एक गैस चैम्बर में बदल जाता है और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के आखिर क्या परिणाम निकल के सामने आए थे और इस इंसिडेंट से भारतीय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 दिसंबर 1984 की रात को जब भोपाल के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तभी रात के 9 बजे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स ने अपने रूटीन काम के तहत में फैक्ट्री के केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप को क्लीन करना शुरू किया था। वहां पर केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट का जो पाइप थे वो क्लॉग्ड थे, इसीलिए इस क्लॉग्ड पाइप को अनक्लॉग्ड करने के लिए इसमें पानी मारकर क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे। इस क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान पानी एक पाइप के माध्यम से टैंक E610 के अंदर में जाने लगता है और ये जो टैंक E610 होता है उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC भरा होता है। अब अगले कुछ ही घंटों में टैंक 610 में लगभग 500 लीटर का पानी घुस जाता है, जिससे हुआ ये कि पानी और मिथाइल आइसोसाइनेट के मिलने से एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होने लगता है। अब यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर MIC स्टोरेज टैंक में पानी नहीं जाता तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कभी होता ही नहीं। अब यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि जब MIC स्टोरेज टैंक में पानी जाने से रोकना ही था तो कंपनी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी और आखिर में प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई करने के दौरान कौन सी पाइप से पानी MIC टैंक में चला गया था। तो असल में हुआ यूं कि कुछ दिन पहले ही कंपनी ने एक जंपर पाइप सिस्टम से प्रोसेसिंग यूनिट और MIC स्टोरेज टैंक को आपस में जोड़ दिया था और ये जो जंपर पाइपलाइन थी वो केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट से होकर के टैंक्स के बीचों बीच में जाती थी। अब ये जो जंपर पाइपलाइन थी वो पूरे ही फैक्ट्री में पूरी तरीके से बिछी हुई थी, जिससे कि MIC टैंक्स में पानी जाने की पूरी संभावना थी। लेकिन कंपनी ने वर्कर्स से काम लेने के बारे में सोचा और सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर कर दिया। इस जंपर पाइपलाइन से जब पानी गुजरा तब सेफ्टी वॉल्व में फॉल्ट होने की वजह से पानी MIC टैंक में घुसने लगा। अब ऐसे सिचुएशन में MIC टैंक्स अगर जंपर पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं होते तो पूरी तरीके से आइसोलेटेड रहते, जिससे कि इनमें पानी जाने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता। अब रात के करीब 10:30 बजे तक टैंक E610 का जो प्रेशर है वो 10 PSI तक पहुंच गया होता है। अब फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर को इस बारे में इन्फॉर्म करने पर उन्होंने रात के करीब 11 बजे तक ये मान लिया कि टैंक 610 प्रेशर में आइए जो बदलाव है वो रीडिंग इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से है। करीब रात के 10:30 बजे MIC एरिया में काम कर रहे वर्कर्स को महसूस होने लगता है कि उनकी आंखें वो जल रही है और ये जो आंख में जलन है वो गैस लीकेज की वजह से ही है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही उस लीकेज को खोजना शुरू कर देते हैं और रात के करीब 11:45 पर एक लीकेज मिल भी जाता है। लेकिन खोजी हुई ये जो लीकेज थी इतनी छोटी होती है कि सुपरवाइजर ने फैसला किया कि इस प्रॉब्लम को टी ब्रेक के बाद में अटेंड किया जाएगा और तब तक बाकी के वर्कर्स को और दूसरे काम को देखने के लिए निर्देश दिया जाता है। अब ये जो इंसिडेंट रिपोर्ट है UCC की रिपोर्ट का कंक्लूजन था, जिसे कई फैक्टर्स के वजह से भारत सरकार नकारती रहती है। और सच तो ये है कि फैक्ट्री में कई सेफ्टी इक्विपमेंट की हालत वो बहुत खस्ता होती है। यहाँ कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ध्यान दे रही होती है और मशीनरी तक बहुत ज्यादा बुरे हालात में होते हैं। अब इसी वजह से UCC और गवर्नमेंट बॉडीज ने मिल करके यहाँ पर हुए लापरवाही को छुपाने के लिए एक रिपोर्ट मीडिया में फैला है, जिनमें कितनी सच्चाई है ये किसी को भी नहीं पता। और असल में फैक्ट्री में MIC को लिक्विड फॉर्म में 3 बड़े टैंक्स में डाला जाता था,
E610, E611, E619। अब सेफ्टी मैनुअल के हिसाब से टैंक्स को केवल 50% तक भरा जाना था, जिसमें कि 30 टन तक का MIC परमिटेड था, लेकिन टैंक्स में 75% की कैपेसिटी तक 42 टन तक MIC भरा हुआ था। अब बचे हुए जगह में इनर्ट नाइट्रोजन गैस को भरा जाता था, जिससे कि MIC जो है वो स्टेबल रह सके और किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन को रोका जा सके। लेकिन पैसे बचाने के लिए फैक्ट्री में 610 और 611 को परमिटेड MIC फिलिंग से ज्यादा भर रखा था। इससे हुआ ये कि टैंक E610 के प्रेशर में गड़बड़ी होने लगी, जिसकी वजह से वो इनर्ट गैस को कंटेन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा टैंक्स में जो है MIC अलर्ट का इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा था। इसी के साथ में टेम्परेचर हाई होने पर बजने वाला जो अलार्म होता है वो भी सालों से डिस्कनेक्टेड था। इसके अलावा जो टैंक से जहरीली गैसों को बाहर निकालकर स्क्रबर में भेजता था, उस स्क्रबर को भी वर्कर द्वारा बंद रखा हुआ था। अब क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेशंस थे वो अक्टूबर से ही बंद थे, इतनी लापरवाही के बाद भी टैंक E610 में लगा प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी काम नहीं कर रहा था। और सच कहो तो यहाँ पर जो है ना, सेफ्टी मेजरमेंट की पूरी धज्जियां उड़ गई थी। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टिगेशन टीम के एक रिपोर्ट के अनुसार सफाई के दौरान जो MIC टैंक में बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया था। अब जिसकी वजह से MIC और पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर गए थे। अब जिसकी वजह से प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो खुल गया और इसी वजह से जहरीली गैस जो है वो लीक हो गई। अब 12:40 पर टी ब्रेक खत्म होते होते सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी होती है कि टैंक E610 क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच गया होता है। अब टैंक का जो टेम्परेचर और प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ा कि टैंक के ऊपर में मौजूद कंक्रीट जो स्लैब होती है वो भी क्रैक कर गई थी और इमरजेंसी रिलीफ वाल्व जो है वो फट जाता है। अब इससे हुआ ये कि जहरीली मेथाइल आइसोसाइनेट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी। हालांकि फैक्ट्री में काम कर रहे जो वर्कर होते हैं उन्होंने अलार्म सिस्टम को 12:15 पर ट्रिगर कर दिया था, लेकिन तब तक फैक्ट्री के चारों ओर गैस इतनी फैल गई थी कि उसे जो है टॉलरेट करना मुश्किल हो गया था। इस जहरीली गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकने के लिए 3 सेफ्टी जो डिवाइसेस थे उनका इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन फैक्ट्री में वो तीनों ही जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो खराब पड़े हुए थे और जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम से गैस की टंकी को ठंडा किया जाना था वो जनवरी 1982 से ही बंद पड़ा हुआ था। अब क्योंकि फैक्ट्री में किसी भी तरह का सेफ्टी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं था, इसीलिए एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के लिए इस गैस को 15 से 60 मिनट तक का ही सिर्फ समय लगा और 2 घंटे में ही 40 टन से ज्यादा की गैस जो है वो फैल गई। इसके अलावा फैक्ट्री में गैस लीक के लिए 2 सायरन भी लगे हुए थे, लेकिन जब पब्लिक को अलर्ट करने के लिए सायरन को बजाया गया तो इसे जल्दी ही बंद भी कर दिया गया ताकि लोगों को गैस लीक होने के बारे में पता न लग सके और जिससे कि किसी तरह का पैनिक होने की सिचुएशन जो है ना क्रिएट हो सके। इसी बीच में वर्कर ने जो है विपरीत दिशा में भागते हुए UCIL के प्लांट को खाली कर दिया, लेकिन इस इंसिडेंट से अनजान आम जनता जो है अपने घरों तक ही सीमित रह गई और करीब 1 बजे जब पुलिस को गैस लीक की जानकारी मिली तो 1:25 से 2:10 के बीच में पुलिस ने जो है 2 बार UCIL प्लांट में कॉल किया और दोनों ही बार में ये विश्वास दिलाया गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तीसरे कॉल पर उन्हें पता चल गया कि प्लांट से जो है जहरीली गैस लीक हो गई है। अब इस जल्दबाजी में सबसे पहले शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से डॉक्टर को भी ये नहीं पता था कि प्लांट से रिलीज होने वाली जो गैस है वो कौन सी है। अब पहले उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी कि लीक होने वाली जो गैस है वो अमोनिया हो सकती है, फिर बाद में इस गैस को फॉस्जिन गैस बताया गया। आखिरकार जब उन्हें जानकारी मिली कि लीकेज हुई जो गैस है वो मिथाइल आइसोसाइनेट है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल स्टाफ के लिए ये नाम था बिल्कुल नया था, न तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इस बारे में जानते थे, न किसी को इसके बारे में जानकारी हुई थी और न ही उनके पास में किसी भी तरीके का एंटीडोट अवेलेबल था। मरीज की शॉर्ट ब्रीदिंग के चलते कई मरीज को जो है ऑक्सीजन दी गई, लेकिन ऑक्सीजन ने मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के साथ में और भी बुरी तरीके से रिएक्शन किया, जिससे हॉस्पिटल पहुंचने पर लोग जो भी जिंदा थे वो भी मर गए। एक ही रात में भोपाल की दुनिया बदल गई। सोते हुए हजारों लोग जो है नींद से कभी उठ ही नहीं पाए। भले ही आज तक जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से हजारों लोग जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकारी लापरवाही, UCC के करप्शन और नॉन कोऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही आज तक लोगों को ये पता नहीं चल सका है कि इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई वो एक्चुअल में हुई कैसे। और कुल मिलाकर जो बात सामने आई है उससे उतना ही समझ आता है कि शुरुआत से ही जो है UCC और मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की अनदेखी की थी। अब यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री में MIC जैसी खतरनाक गैस बनाने की फैक्ट्री लगने से शहर के लिए डायरेक्ट सीधा खतरा पैदा हो गया था। और सच तो ये है
कि ऐसी जगह पर इतने खतरनाक फैक्ट्री और प्रोडक्शन को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। जब इस फैक्ट्री का प्रपोजल जो है सरकार को दिया गया था, तब यूसीसी ने अपने आवेदन में एमआईसी के खतरों के बारे में लिखा तक नहीं था। अब राज्य सरकार जो है शुरू से ही यूसीसी के साथ में खड़ी थी। इसके अलावा इस घटना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी थी, क्योंकि यूसीआईएल में 22% भागीदारी तो केवल भारत सरकार की थी। लेकिन सरकार ने यहाँ कभी भी सुरक्षा मानकों की जांच पर और मशीन की रूटीन चेक नहीं करवाए थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उस दिन जो है भारत पर औद्योगिकीकरण का बढ़ावा देने के लिए बहुत दबाव था, जिसकी वजह से सरकार ने बाकी के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को अनदेखा करते हुए सिर्फ बिजनेस और फैक्ट्रीज को सेटअप करने पर जोर दिया था। अब इसी वजह से इतना तो तय हो गया था कि सरकार अगर इसी तरीके से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को अनदेखा करते गई तो एक न एक दिन भयानक एक्सीडेंट जरूर होगा। और जब ये फैक्ट्री सेटअप हो रही थी तो मध्य प्रदेश सरकार ने जोर देकर ये कहा था कि यूसीआईएल की मशीनरी जो है मैनुअल कंट्रोल से चलेंगे, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकेगा। अब इससे मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वोट्स को तो सिक्योर कर लिया था, लेकिन उन्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि अगर प्लांट जो है कभी भी किसी प्रकार के एक्सीडेंट होता है तो क्या उसको भी मैनुअली कंट्रोल किया जा सकता है। एक और जहां पर विकसित देशों में ऐसी फैक्ट्रीज में होने वाली लीकेज का पता लगाने के लिए कंप्यूटराइज्ड सेफ्टी सिस्टम होते हैं, जो कि छोटी से छोटी लीकेज का पता लगाने के लिए कैपेबल होते हैं। वहीं पर दूसरी ओर भोपाल में यूसीआईएल के स्टाफ नाक से सूंघ करके लीकेज का पता करने पर मजबूर थे। दूसरी सबसे जरूरी बात तो ये थी कि इस फैक्ट्री को भारत के कंजम्पशन रेट से ज्यादा 7 पेस्टिसाइड बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन जैसे ही कंपनी को नुकसान होना शुरू हुआ, यूसीसी अपनी इंडियन सब्सिडियरी यूसीआईएल का बजट कटिंग करते गई। अब जब इतने बड़े लेवल पर कॉस्ट कटिंग हो रही थी तो सुरक्षा जांच को भी दरकिनार कर दिया गया। एमआईसी टीम ने छटनी करके इस टीम को भी छोटा कर दिया गया और दूसरे कर्मचारियों को फ्लोटर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब होता है कि जहां पर जब जिस वर्कर की जरूरत पड़ती थी तो इन्हीं फ्लोटर्स को टीम को भेज करके उससे काम लिया जाता था। एमआईसी यूनिट वर्कर की सिक्योरिटी ट्रेनिंग पीरियड जो थी उसको 6 महीने से घटा करके 15 दिन कर दिया गया था और नाइट शिफ्ट को खत्म कर दिया गया था। और तो और नाइट शिफ्ट में एमआईसी सुपरवाइजर के पोस्ट को भी समाप्त कर दिया गया था। अब इतने बड़े आपदा के टाइम पर एमआईसी यूनिट में कोई भी सेफ्टी सिस्टम चालू ही नहीं था। यहाँ के बर्नर जो किसी भी गैस लीक को बर्न करने के लिए सेट किया गया था, वो भी स्विच ऑफ था। और तो और यूसीआईएल मान कर चल रही थी कि फैक्ट्री में ऐसे सिचुएशन कभी आएंगे ही नहीं, जिसकी वजह से जो है इन सिक्योरिटी सिस्टम को यूज किया जा सके। तभी तो उन्होंने इस बर्नर और सिलेंडर के पार्ट्स को अलग अलग करके रखा हुआ था और इसी वजह से इसे समय पर चालू नहीं किया जा सका। एक बार एयर बर्न होने के बाद में मिथाइल आइसोसाइनेट को पानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए डिजाइन की गई पानी की नली एमआईसी रिसीवर तक नहीं पहुंच सकी। यदि टैंक E610 इतना भरा नहीं होता तो शायद इस नली के माध्यम से ही इस रिएक्शन को रोका जा सकता था। यूसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट भी मानती है कि अगर सेफ्टी सिस्टम चालू भी होते तो भी इतने बड़े हादसे से निपटा नहीं जा सकता था। एक बार जब टैंक 610 में लीकेज शुरू हुआ तो फिर इसके लिए रिएक्शन को रोकने का कोई उपाय नहीं था। जब ये गैस एटमॉस्फेयर में फैली तो इसका इमीडिएट इफेक्ट ये हुआ कि लोगों को जो है सेवियर आई इरिटेशन, कफिंग, स्टमक पेन, सफोकेशन जैसे महसूस होने लग गया था। अब लगभग 3800 लोग जो है तुरंत मारे गए। कुछ लोग जो है सो रहे थे और नींद में ही मारे गए। वहीं पर जिन लोगों को गैस लीक का पता चला वो प्लांट एरिया छोड़कर भाग गए, लेकिन जो लोग दौड़ रहे थे वो भी ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाए और सांस फूलने की वजह से वो लोग भी मारे गए। इसके साथ ही गैस का सबसे ज्यादा असर जो था वो छोटे बच्चों पर पड़ा, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है हवा से ज्यादा डेंस थी। इसीलिए ये जो है ओपन एनवायरनमेंट में रिलीज होने के बजाय जमीन पर क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रही थी और छोटे कद के बच्चों को अपना शिकार बना रही थी। कुछ ही घंटों में मिथाइल आइसोसाइनेट ने पूरे भोपाल को गैस चैम्बर में बदल डाला और सुबह होने तक सड़कों, गलियारों, हॉस्पिटलों और स्टेशनों पर लोगों की जो है लाशों का अंबार लग गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट से मरने वाले लोगों का प्राइमरी कारण जो था वो सफोकेशन बताया गया, लेकिन जो लोग इस घटना से बचने में सफल रहे थे वो लोग जो है कैंसर, अंधेपन, स्किन डिजीज जैसे कई सीरियस बीमारियों का शिकार हो गए थे। अब यूसीआईएल ने एक ही दिन में भोपाल की कई जनरेशन को डिसेबल जरूर कर दिया था, लेकिन भारत में इस फैक्ट्री को कई मकसद से लगाया गया था। असल में 1950 से ही दुनिया भर में एग्रीकल्चर बूम चरम पर था। नए बीजों के विकास से भारी फसलें पैदा हो रही थी और फूड प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन बढ़ते प्रोडक्शन के साथ साथ
दुनिया भर में नए कीटनाशकों की मांग जो है वो भी बढ़ रही थी। अब यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से एक मोटा पैसा कमाना चाहती थी। इधर 1965 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत आया था तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कीटनाशक की भी जरूरत पड़ रही थी। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए और औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए 1969 में यूसीसी ने अपने सब्सिडियरी कंपनी यूसीआईएल के जरिए एक प्लांट जो है वो भोपाल में सेटअप किया। यूसीआईएल यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। अब यूसीआईएल उस समय की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज में से एक थी। भारत में जो कंपनी थी वो एवरेडी बैटरीज, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, प्लास्टिक और बैकलाइट जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाती थी और इसके साथ ही जो है केमिकल भी मैन्युफैक्चर करती थी। भारत में इस कंपनी की फाउंडेशन 1934 में रखी गई थी। उस दौर में लगभग 9000 लोगों का घर इसी कंपनी से चलता था। अब यूसीआईएल में 15.9% का जो शेयर था वो यूसीसी ऑन करती थी, जो कि अमेरिकन कंपनी होने के साथ साथ में उसकी पेरेंट कंपनी भी थी। बाकी के 49.9% शेयर जो हैं वो इंडियन इन्वेस्टर इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक के अंदर में आते थे। अब इस फैक्ट्री में सेविन नाम से कीटनाशक को मैन्युफैक्चर किया जाता था। अब इसे बनाने के लिए अल्फा नेप्थॉल और मिथाइल आइसोसाइनेट को कंबाइन किया जाता था, जो कि एक बहुत ही घातक केमिकल था। अब क्योंकि एमआईसी जो है वो भारत में अवेलेबल नहीं होता था, इसीलिए इस केमिकल को यूएसए से इंपोर्ट किया जाता था। 1974 में यूसीसी के लिए चीजें तब बदलने लगी जब भारत सरकार ने फॉरेन इक्विटी रेगुलेशन एक्ट पैरा को जो है वो रेगुलेट किया। इस एक्ट के तहत सभी फॉरेन कंपनी को इंडियन होल्डिंग पर इक्विटी जो है 40% तक सीमित कर दी गई थी। यानी कि यूसीसी कानूनी तौर पर यूसीआईएल के 40% से ज्यादा शेयर का मालिक नहीं रह सकता था। लेकिन यूसीसी यूसीआईएल पर अपने मालिकाना हक को खोना नहीं चाहता था, जो कि उस समय यूसीआईएल के 60% शेयर का मालिक था। इस एक्ट के बनने के लिए यूसीसी ने भारत सरकार को आइडिया प्रपोज किया कि वो जो है एमआईसी को भारत में ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसके बदले में उसे जो है फेरा से बाहर रखा जाएगा। अब क्योंकि एमआईसी प्रोडक्शन के लिए हाई टेक्नोलॉजी इनपुट्स की जरूरत होती थी, जो कि भारत में अवेलेबल नहीं थी। अब इस प्रपोजल को सरकार ने जो है एक्सेप्ट कर लिया और यूसीसी को यूसीआईएल के 50.9% शेयर को रखने की इजाजत मिल गई। अब यूसीआईएल की ओनरशिप जो है यूसीसी के हाथ में थी, इसीलिए यूसीआईएल के डिसीजन भी यूसीसी कंट्रोल करती थी। और यूसीसी ने जब भोपाल में एमआईसी जैसे खतरनाक गैस बनाने का प्लान इंट्रोड्यूस किया तो उसमें जो है कई खामियां थी। सबसे पहले परेशानी तो ये थी कि फैक्ट्री जो है रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में थी, जो किसी भी फेलियर की सिचुएशन में काफी खतरनाक हो सकता था। लेकिन यूसीसी ने अथॉरिटीज को कन्विंस करके नेसेसरी क्लियरेंस जो है वो भी ले लिया। इसके अलावा यूसीसी द्वारा भोपाल में जिस टेक्नोलॉजी से एमआईसी को बनाया जाना था वो टेक्नोलॉजी भी कई मामलों में अनप्रूवन थी। खास तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथाइल आइसोसाइनेट को बनाने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी अनप्रूवन थी। यानी कंपनी को पता था कि इस तरीके से गैस को बनाया जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन फिर भी इफेक्टिव सेफ्टी मैकेनिज्म को इंस्टॉल नहीं किया गया। डॉक्यूमेंट बताते हैं कि भोपाल में जो है फैक्ट्री बनाने के लिए कंपनी द्वारा शुरुआत में $28 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाना था, लेकिन कंपनी ने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में $8 मिलियन का कॉस्ट कटिंग कर दिया था। और ये जो कॉस्ट कटिंग थी वो सेफ्टी डिवाइसेस और फीचर्स को लेकर के थी, क्योंकि सेफ्टी डिवाइसेस इंस्टॉल करने में लगने वाली जो कॉस्ट होती थी वो 3 से 6 मिलियन डॉलर तक की थी। इसीलिए पैसे बचाने की होड़ में ही वर्कर्स की जान खतरे में डाल दी गई थी। अब उदाहरण के तौर पर यूनियन कार्बाइड ने अवेलेबल मेजरमेंट सिस्टम और रूडिमेंट्री कंप्यूटराइज सिस्टम को इंस्टॉल ही नहीं किया था, जो कि शुरुआती लीकेजेस को पता कर सके। इसके बजाय वो इंडियन एम्प्लॉयज के भरोसे बैठे थे कि वो आंख और कान से जो है लीकेज का पता कर सकेंगे। इसी लापरवाही के बीच में 1979 में एमआईसी प्रोडक्शन प्लांट को यूसीआई की साइट पर इंस्टॉल किया गया था। इसके अलावा कंपनी को जनरल पब्लिक के लिए एक इवैक्यूएशन जो है प्लांट बनाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन कंपनी ने इस सेफ्टी मेजर पर काम नहीं किया। 1981 में चीजें जो है तब ज्यादा खराब होने लगी थी जब यूसीआईएल को मार्केट में नुकसान होने लगा था। मार्केट में कॉम्पिटिटर कंपनी के आ जाने से 7 कीटनाशक के बजाय लोग जो है दूसरे कीटनाशक को खरीदने लगे थे जो कम दाम में अवेलेबल थी। 7 कीटनाशक की बिक्री जो है वो गिरने से कॉस्ट कटिंग के लिए कई वर्कर्स को निकाला तक जाने लगा था। जिन्हें काम पर रखा गया था उन्हें एक्सट्रीम प्रेशर के साथ में काम कराया जा रहा था। इसके अलावा 7 कीटनाशक की कॉस्ट में भी कटौती की गई थी और इसकी भरपाई जो है वर्कर के सेफ्टी मेजर को इग्नोर करके की गई थी।
अब इसी का नतीजा रहा कि 1981 में एक ऐसी घटना भी सामने आई जब मोहम्मद अशरफ नाम का वर्कर जो है अपनी मेंटेनेंस जॉब करते हुए पॉइजन गैस के संपर्क में आ गया था। अब घबराते हुए उसने जो है अपना गैस मास्क निकाल दिया और पॉइजन गैस का एक बड़ा अमाउंट जो है वो इनहेल कर जाने की वजह से उसकी तुरंत वहाँ पे मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह कम सेफ्टी के चलते में 1982 में अल्फा नेफ्थॉल यूनिट में एक मेजर फायर ब्रेकडाउन हो गई थी, लेकिन इस पर जो है एक्शन लेने के बजाय इस खबर को जो है प्लांट अथॉरिटीज द्वारा दबा दिया गया था। एक तरफ जहां पर 1982 से ही कंपनी में रेगुलर लीकेज की कई छोटी मोटी घटनाएं हो रही थी, वहीं पर अमेरिकन टीम द्वारा कंडक्टेड सेफ्टी ऑडिट में भी 61 रिस्क की पहचान की गई थी, जिसमें से 31 जो है मेजर थे और 11 जो रिस्क थे वो पॉइजन गैस या फिर MIC यूनिट में पाए गए थे। इसी तरह एक इंडियन जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी भी UCL में बनने वाली खतरनाक केमिकल की सर्विंग को भी समझने लगे थे। उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी से 2 साल पहले ही अपने वीकली न्यूज़पेपर में यूनियन कार्बाइड के सेफ्टी लैप्सेस पर बात की थी और फैक्ट्री के सेफ्टी मेजर्स को लो स्टैंडर्ड बताया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए लोगों को ये भी बताया था कि यूनियन कार्बाइड में बनने वाली जो गैस है वो काफ़ी खतरनाक है और इसके संपर्क में आने वाले लोगों की जान जा सकती है। राजकुमार ने अपनी एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया था कि 5 अक्टूबर 1982 में भी गैस लीक का एक इंसिडेंट हुआ था, जब प्लांट से पड़ोसी झुग्गी में गैस लीकेज हो गई थी। अब इससे आसपास के लोग जो है प्लांट से दूर भाग गए थे, लेकिन 8 घंटे के बाद में वापस लौट आए थे। अब इसी तरह 1975 में एक इंडियन ब्यूरोक्रेट एमन बुश ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए अथॉरिटीज का ध्यान इस पर लाया था कि प्लांट को जो है प्रेजेंट साइड से मूव करना चाहिए था, क्योंकि उस एरिया में बढ़ती आबादी जो है एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन एमन बुश को जल्द ही जो है उनकी जो पोस्ट है उससे ट्रांसफर कर दिया गया था। अब इस बड़े खतरे के खिलाफ में केसवानी ने जो है चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि कंपनी तक को वार्निंग दिया था, लेकिन ना तो उनकी बातों का कोई रिस्पॉन्स दिया गया और ना ही उनकी इस जो वार्निंग को सीरियसली लिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल को जो है एक बहुत बड़े कैटास्ट्रोफिक की चपेट में आने से कोई नहीं रोक पाया। वॉरेन मार्टिन एंडरसन जो है उस कंपनी के CEO और चेयरमैन थे, जो कि घटना के पूरे 4 दिन के बाद में भारत आए थे। वो भी इस विश्वास के साथ कि भारत में जो है उन्हें सुरक्षित तरीके से ले जाया जाएगा और वापस उनको जो है उनके देश में छोड़ भी दिया जाएगा। अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंस के बाद एंडरसन जो है भारत आते हैं और किसी सरकारी जेल में जाने के बजाय में हाउस अरेस्ट में ही अपना समय बिताते हैं। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि हाउस अरेस्ट के केवल 1 घंटे के अंदर ही एंडरसन को जो है बेल मिल जाती है और वो जो है एश्योरेंस के तहत में सुरक्षित अपने देश में वापस लौट जाते हैं। एंडरसन के भारत से वापस जाते समय सरकार ने उनसे केवल 25,000 रुपए का जुर्माना भरवाया था और ये कहकर उन्हें जाने दिया था कि जरूरत पड़ने पर उनको जो है पूछताछ के लिए एंडरसन को भारत वापस आना पड़ेगा। लेकिन असल बात तो ये थी कि एंडरसन जो है वो कभी भारत वापस आए ही नहीं थे। एंडरसन को इस तरीके से बरी करने को लेकर के कई सवाल उठे थे, लेकिन हर बार जो जवाब होता था वो राजनीतिक दबाव ही निकलता था। हालांकि बाद में कई रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा किया था कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार पर यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से प्रेशर था। एंडरसन की बेल को लेकर के सीनियर कांग्रेस लीडर और उस समय के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखा था कि उन्होंने जो है एंडरसन को तब के गृह सचिव RD प्रधान के कॉल पर जाने दिया था और RD प्रधान को ये आदेश जो है देने वाले कोई और नहीं बल्कि तब के गृह मंत्री PV नरसिम्हा राव थे। इतनी कहानी के बाद में मीडिया ने जब PV नरसिम्हा राव से इस बात पर जवाब मांगा तो उन्होंने ये कहकर आरोप को बेबुनियाद बता दिया कि वो जो है इस ट्रेजेडी के समय में महाराष्ट्र के प्रमुख सचिव हुआ करते थे और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री बने थे। इन्हीं सवाल जवाब के बीच में कई जवाब ऐसे भी थे जो कि एंडरसन खुद USA में किसी की सपोर्ट में चलते भाग गए थे। 3 दिसंबर को इस आपदा की जो खबर है वो चारों तरफ फैली हुई होती है। तब भारत ही नहीं बल्कि यूनियन कार्बाइड ऑफ कॉर्पोरेशन की जड़ें भी हिल गई होती है। इमीडिएट एक्शन में UCL के 5 जूनियर एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर लिया जाता है और 6 दिसंबर को ये जो केस है वो CBI को सौंप दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस ट्रेजेडी के खिलाफ एक जो कमीशन है वो इंक्वायरी बैठाई थी और 7 सितंबर को यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के मालिक भोपाल पहुंचे थे तो उन्हें जो है एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अपनी पावर और कवर अप के चलते UCC के CEO एंड चेयरमैन को उसी दिन जो है बेल पर छोड़ दिया जाता है।
उन्हें जो है ऑफिशियल कार से भोपाल एयरपोर्ट ले जाया जाता है। यहाँ से उनको जो है सबसे पहले दिल्ली और फिर वहाँ से उनको जो यूएसए के लिए रवाना कर दिया जाता है। और कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि अमेरिकी सरकार के दबाव के चलते ही एंडरसन को जाने दिया गया था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि इस तबाही के लिए जिम्मेदार कंपनी ने खुद को जो है लीगली इस केस से बाईपास कर लिया था। अब यूसीएल की पेरेंट कंपनी यूसीसी ने पीड़ितों के लिए भारत सरकार और रेड क्रॉस द्वारा रिलीफ फंड भी भेजा था। हालांकि ये जो अमाउंट था वो इतना छोटा था कि सिर्फ वर्कर को ही मुआवजा देने से कम पड़ जाता। अब रिलीफ फंड के नाम पर हुआ ये जो मजाक था वो सिर्फ भोपाल में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक को गुस्से में भर देता है। और इस बीच में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद 21 टन एमआईसी गैस को कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशन फेथ भी चलाया गया था जो 6 दिन तक चला था। लेकिन भारत सरकार और कंपनी के बीच में लीगल बैटल की शुरुआत जो है वो 1985 में शुरू होती है, जब संसद में भोपाल गैस लीक एक्ट जो है वो पास किया गया था। अब इस एक्ट के तहत में भारत सरकार को जो है पावर मिली कि वो भोपाल के पीड़ितों को रिप्रेजेंट कर सके। अब इससे हुआ ये कि यूसीसी और भारत सरकार ने अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की और इसी बड़ी ट्रेजेडी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। 5 साल तक चले इस केस में भारत सरकार आखिरकार फुल एंड फाइनल जो है सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाती है। इसके तहत यूसीसी ने भारतीय सरकार को $470 मिलियन का मुआवजा दिया था, जिसके बदले में सरकार ने यूसीसी से क्रिमिनल चार्जेस जो है वो हटा दिए थे। 1989 में मिले इस मुआवजे का इंडियन रुपीज में वैल्यू जो है 715 करोड़ रुपए हुआ करता था। अब कहने को तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन जहां पर पूरा का पूरा शहर उजड़ गया हो, इतने कम पैसों में रिहेबिलिटाइजेशन का काम कैसे होता? मध्य प्रदेश के लोगों को सरकार का ये फैसला जो है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। अब मुआवजे के बाद में लोग न्याय की उम्मीद लगाकर सरकार की तरफ फिर से देखते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि इसरो के चेयरपर्सन जो थे सतीश धवन, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में एक पिटीशन फाइल की। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है वो क्रिमिनल केस के तौर पर वापस से खुल गया। अक्टूबर 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने फैसले में वारेन एंडरसन के खिलाफ में गैर जमानती अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किया। अब क्योंकि एंडरसन कोर्ट में कभी आए ही नहीं, इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भगौड़ा घोषित कर दिया गया। अब इस आपदा ने न केवल उस रात ह्यूमंस को मारा बल्कि भोपाल की जनरेशन को खत्म कर दिया। अब रिपोर्ट बताती है कि इस गैस ने गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी इतना बुरा असर डाला कि आने वाले 1-2 साल तक तो भोपाल में जो है पैदा हुए जितने भी बच्चे थे वो एबनॉर्मलिटी और डिसेबिलिटी से मिलते थे। इनफैक्ट इसी वजह से 1985 में भोपाल में पैदा हुए बच्चों में कैंसर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे। और इस ट्रेजेडी की अगली साइड ये भी बताती है कि यूनियन कार्बाइड भोपाल में न केवल गैस लीक की जिम्मेदार रही बल्कि ये जो कंपनी है वो ग्राउंड वाटर को पॉइजन में कन्वर्ट करने के लिए भी जिम्मेदार थी। इस कंपनी ने शुरुआत से ही अपना जो टॉक्सिक वेस्ट था वो फैक्ट्री के पीछे जो है डंप किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो जहरीले कीटनाशक थे वो ग्राउंड वाटर में मिल गए। और बाद में हुए टेस्ट में ये भी सामने आया कि फैक्ट्री के करीब पानी में आर्सेनिक, बेंजीन और हैवी मेटल्स की मात्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तय की गई लिमिट से कहीं ज़्यादा थी और स्लम में रहने वाले लोग इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन भोपाल में बर्बादी की इतनी बड़ी कहानी गिरने के बाद भी यूसीसी जो है अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गई और इन सभी गलतियों का ब्लेम जो है वो भारत सरकार को और फैक्ट्री वर्कर्स के ऊपर में डाल दिया। अब साल 2014 में वारेन एंडरसन की मौत जरूर हो गई, लेकिन यूसीसी कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल जो केसेस है वो आज भी जारी है। इस घटना के बचे हुए जो लोग थे उनके जो परिवार है आज भी इस ट्रेजेडी से जूझ रहे हैं, बल्कि उनमें से कुछ लोगों को तो आज तक मुआवजा भी नहीं मिला है और न ही उनको न्याय मिल पाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।